हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 में जो वैकेंसी 16,133 पोस्ट के लिए आया था रिक्वायरमेंट, इसमें हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो वहाँ पे बच्चे बोले थे कि सर मेरा ये सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखकर और सिलेबस के बारे में जानने की कोशिश किया था। तो मैंने उन लोगों से रिप्लाई में यही लिखा था कि नेक्स्ट टाइम मैं हर एक सब्जेक्ट का एक वीडियो लेकर आऊँगा सिलेबस वाइज। तो आपको पता होगा कि 2020 में एक नई शिक्षा नीति लागू किया गया था मार्च में। तो नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण ये था कि सिलेबस में कुछ चेंजिंग बदलाव हुआ था। तो जो 2020 में नई शिक्षा नीति लगी है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम हर एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन का होना ज़रूरी होता है। उसी तरह आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो बच्चा सिलेबस कंफर्म जान जाता है कि हमको किस टॉपिक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो वो 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपका सिलेबस से ही कवर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो पर आप DS टीचर अकेडमी चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन लिखा है, उस पर क्लिक कर लें, लाइक कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस पे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मैंने जो PDF अवेलेबल करवाया गया है सिलेबस के बारे में, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो PGT TGT में आपको पता होगा 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेबस सब्जेक्ट से आपको। तो यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो PGT में इंटरव्यू होता है और TGT में आपका इंटरव्यू नहीं होता है। TGT में आपका इंटरव्यू नहीं होता है, आपका TGT में इंटरव्यू नहीं होता है, आपको पता होगा। तो अगर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये भी बात अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये जो पाठ्यक्रम है प्रवक्ता के लिए है, यानी कि PGT के लिए है। तो PGT का सिलेबस जो होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो सिलेबस है वो सेम होता है, PGT का हो या TGT का हो। अब क्वेश्चन पूछने का जो जरिया होता है आयोग का, उसमें इसमें जो PGT होता है, आप इंटर कॉलेज के प्रवक्ता बनते हैं तो इसमें थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और TGT में होता है आपका कि हाई स्कूल का, मैंने कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनते हैं, हाई स्कूल कॉलेज का बनते हैं, तो इसमें लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि सिलेबस बिल्कुल वही होता है, जो आपको PGT में सिलेबस है वही TGT में भी सिलेबस है। क्वेश्चन पूछने का जो है तरीका वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का और लो लेवल का होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं TGT का भी मैं सिलेबस आपको जारी करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल सेम यही है, आप भी वहाँ पर मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख दें समझ में नहीं आएगा तो मैं वहाँ से भी वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन सिलेबस सेम है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है बिल्कुल थोड़ा अलग होता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिलेबस पे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो फ्रेंड्स, हिंदी के साहित्य के इतिहास एक टॉपिक है, इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये आपको पढ़ना होगा। हिंदी साहित्य के जो इतिहास है इसमें भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य और ऋत काव्य धारा और ऋतबद्ध, ऋत मुक्ति, ऋत सिद्ध, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रतिवाद, नई कविता। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक आपका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ फिर से कि जो पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक से आपका 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 125 क्वेश्चन का 125 क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। तो आपसे मैं बता देना चाहता हूँ 125 में 40 नंबर आपका बिल्कुल फर्स्ट जो आपका सेक्शन है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, इसी से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक पे आप बिल्कुल गहन से अध्ययन करें और स्टेप बाय स्टेप आप इसको कहीं भी, मतलब कोई भी टॉपिक छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी कर जाइए। और अब चलते चलते आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाते समय आपसे ये बता देना चाहता हूँ आपसे कि आप स्टडी कर रहे हैं तो बिल्कुल नियमित रूप से पर डे आप स्टडी करते रहिए। क्योंकि बहुत से बच्चे ये होते हैं कि वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक आएगा या जब फॉर्म ऑनलाइन होगा तब से हम अपना एक रूटीन बनाएंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस इतना छोटा नहीं है। हालांकि छोटा देखने में लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि 125 में आपका कभी भी मेरिट देखे होंगे 118 प्लस ही बनता है। 118 या 115 या 120 बन जाता है सारा, आप देखते होंगे बहुत आपको नहीं पता होगा तो अब ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए। 2016 का जो
बच्चे पेपर दिए हुए हैं, वहाँ पे आप उनका कट ऑफ देख सकते हैं कितना गया होगा। तो आप थोड़ा सा भी अपने अंदर ये रखिए कि हमको इस भर्ती में पार्टिसिपेट होना है और ज्वाइनिंग लेना है। तो आपको नियमित रूप से पढ़ना होगा, और ये नहीं सोचिए कि मतलब कि जब एग्ज़ाम आएगा या फिर जब वैकेंसी ऑनलाइन होगी तब हम पढ़ेंगे, ये गलत बात है। क्योंकि आपको पता है आप नियमित रूप से पढ़ेंगे, और बीच में पढ़ रहे हैं तो बीच में आप स्टॉप मत लगाइए, क्योंकि आपको पता है कि जब एक बार इंजन बंद हो जाता है तो उसको स्टार्ट करने में कितना फ्यूल खर्चा होता है, और फिर क्या होता है कि वो प्रारंभिक दूरी से वो स्टार्ट कर शुरू कर देता है फिर से, तो उसको गति करने में बहुत टाइम लगता है। और जो लोग नियमित रूप से पढ़ेंगे, अपना रूटीन बनाए रहेंगे, उन लोगों को बिल्कुल नियमित रूप से आप मतलब कि पार्टिसिपेट हो सकते हैं इस पेपर में, और आप ज्वाइन भी ले सकते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग भी एक इंजन की तरह है, आप पढ़ते पढ़ते स्टॉप हो जाएंगे तो हमारे दिमाग में डिप्रेशन हो जाएगा, और फिर से वही हाल होगा। आप तेज़ी में पढ़ेंगे, जैसे ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। आप उसी में उलझ जाएंगे, आपका जो है टॉपिक दिमाग में खिचड़ी की तरह बन जाएगा। आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे ये क्वेश्चन सही है, ये विकल्प सही है, आप उसी में उलझते रहेंगे, टाइम भी निकल जाएगा और आपके हाथ से पेपर छूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले आप जो रूटीन बनाए हैं पढ़ने के लिए, प्लीज़ उसी रूटीन पे आप बने रहें। भले ही 1 घंटा दिन में पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, मैं ये नहीं कहता कि आप 8 ही घंटा रेगुलर पढ़ें, लेकिन 1 ही घंटा पढ़ रहे हैं नियमित रूप से पढ़ें, ताकि आपका कुछ तो सिलेबस हल्का होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी कुछ समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि आप तो एक जीनियस मैन हैं, आपको समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है गद्य साहित्य का विकास। तो गद्य साहित्य के विकास में क्या 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 पढ़ना होता है, कौन कौन सा टॉपिक आते हैं, देखिए यहाँ पे है निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य और गद्य काव्य एवं व्यंग। तो फ्रेंड्स, ये था आपका सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक में गद्य साहित्य का विकास में आपको ये चीज़ पढ़ना होगा, तो ये आपका सिलेबस में। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण और काव्य दोष, शब्द, शक्तियाँ। तो ये आपका काव्य शास्त्र में पढ़ना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रेंड्स भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। हिंदी की उपभाषाएँ, विभाषाएँ, बोलियाँ, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको पढ़ना होगा। आप हर एक टॉपिक पर देख रहे हैं कि जो जो टॉपिक आपको दिया गया है, इस टॉपिक पर आपको बहुत मतलब गहन स्टडी करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप जब भी पढ़ने बैठते हैं, स्टडी करने बैठते हैं, तो मैं आपसे ही राय लूँगा कि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, और क्या क्या टॉपिक पढ़ना है बिल्कुल वहीं पढ़ें, क्योंकि आयोग जो सिलेबस जारी करता है उसी से पूछता है। क्योंकि आपको यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है, आपको एक कंपटीटर है, कंपटीशन निकालना है, एक टीचर बनना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसे भी यूट्यूब पर ये बराबर अवेलेबल रहेगा, आप जब भी चाहे तभी खोल कर देख सकते हैं ये वीडियो को। और सबसे बड़ी बात है कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत सही होगा, क्योंकि आपको जो बुक लिए होंगे, जो नोट्स बनाए होंगे, उसमें आप टिक कर लेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्याकरण। तो जो हिंदी व्याकरण है, देखिए यहाँ पे 2 व्याकरण दिया गया है कि ये नीचे व्याकरण है। तो इससे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये व्याकरण क्या है। तो इस व्याकरण में आपको हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग और प्रवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा और लोकोक्तियाँ। मुहावरा और लोकोक्तियाँ ये आपको पढ़ना होता है इस टॉपिक में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हिंदी व्याकरण है। आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हिंदी का आप टीजीटी का फॉर्म भरते हैं, जब पीजीटी का फॉर्म भरते हैं, तो आपका संस्कृत से भी क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन के लिए संस्कृत और हिंदी का होना जरूरी होता है। आपका सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, तो आपसे डाउट में है तो प्लीज़ आप DST चैनल अकेडमी पे एक वीडियो बनाया गया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के नाम से एक वीडियो बनाया गया है। थंबल पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखा होगा, आप वहाँ से देख लीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक आपको देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ रचनाकार एवं रचनाएं हैं, इस पर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ आपको, और ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको पहचानने में और किसी भी रचना को पकड़ने में कि कौन से कवि की कौन सी रचना लिखे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो इसका मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। आगे देखते हैं आपका भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भभूति, श्रीहर्ष, मम्मट,
विश्वनाथ और राजशेखर, ये जितने कवि हैं, ये देखिए इस सिलेबस में दिया है। इन्हीं कवियों को आपके बारे में पढ़ना है, ये नहीं कि अलग से आप अलग कवियों के बारे में पढ़ना शुरू कर दें, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अलग कवि का पढ़ेंगे, आपका सिलेबस में जो कवर नहीं हो पाएगा, एग्जाम डेट नज़दीक आ जाएगा। तो मैं इसीलिए बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि जब भी आप स्टडी करने बैठे, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको ये पता चले कि हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है और अपना सिलेबस पूरा कवर कर लेना है। आपका सिलेबस कवर हो जाता है, तब आप हिंदी से और भी जो मटेरियल है वो पढ़ सकते हैं। हालांकि ज्ञान बुरा नहीं होता, लेकिन हिंदी के बारे में जितने भी टॉपिक है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ें तो बेहतर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं व्याकरण। देखिए यहाँ पे ख नंबर जो व्याकरण लिखा है, ये ऊपर वाला जो है हिंदी व्याकरण था और ये संस्कृत व्याकरण है। ओके फ्रेंड्स, तो हिंदी हिंदी व्याकरण में आपको तो चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन अब व्याकरण जो है संस्कृत है उस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब संधि के अंदर आता है। आपको पता होगा, इसको थोड़ा लॉन्ग कर दिया है। और विसर्ग समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप और काल अनुवाद। तो फ्रेंड्स ये था आपका हिंदी का सिलेबस और यही आपको पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही था। ये सिलेबस आगे कुछ है नहीं, आपका एकदम शॉर्ट सिलेबस है पीजीटी टीजीटी के लिए। लेकिन आपसे मैं पहले बता चुका हूँ कि पीजीटी के लिए थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और टीजीटी के थोड़ा लो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो जो पोर्शन है, जैसे व्याकरण है, भाषा विज्ञान है, और ये व्याकरण जो संस्कृत है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें हिंदी तो कंपलसरी पूछा जाता है। संस्कृत एक सब्जेक्ट आपका कॉमन होता है। तो आप वहाँ से तो ये चीज़ आपका तो एकदम कंफर्म है कि 90% आपका स्ट्रगल होगा, मैं तैयारी कर लिए होंगे। तो आपको बस प्रिपरेशन की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ से 80-90% का बिल्कुल स्टडी कर चुके होंगे। तो ये चीज़ आपका मतलब कि कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आप कर लेते हैं तो बेटरफुल होगा, आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आपका जो ऊपर टॉपिक है, मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, हिंदी साहित्य का, आप इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और ये गद्य साहित्य का विकास, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपने कभी मतलब सी टेट यूपी टेट में पढ़ा नहीं होगा, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी जो आपका नीचे दिखाई दिया छंद, अलंकार, रस, ये तो आप सी टेट मैंने अभी अनेक प्रकार की जो यूपीएससी की परीक्षाएं होती है उसमें भी हिंदी पूछा जाता है, तो आप वहाँ पे तैयारी करते हैं, तो आपका बस बिल्कुल कॉमन है हिंदी वालों के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक है उन लोगों के लिए कि आप प्लस पॉइंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मैं चलते चलते बता दूं कि जो चीज़ आप नहीं पढ़े हैं उस पर ज़्यादा फोकस दीजिए। ये चीज़ पढ़े हैं तो बिल्कुल इसको 15% में मान के चलिए, 85% तो आपको तैयारी हो, ये कवर हो गया है, तो 15% आप स्टडी कर लेंगे या प्रिपरेशन कर लेंगे, या सुबह शाम आपको ऐसे भी एक बार नज़रों से देख लेंगे, तो ये कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप से रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि आप डी एस टीचर अकेडमी पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको दो फ़ायदा होने वाला है। मेरा वीडियो पहले आपको मिलेगा, और दूसरी फ़ायदा कि किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम से 30 दिन पहले आपको फ्री में PDF व्हाट्सअप पे दे दिया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त में। आप टेंशन मत लीजिए, डी एस टीचर अकेडमी आपके साथ है। और डी एस टीचर अकेडमी पे शिक्षा को बिका नहीं जाता, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा को सरस्वती माँ का दर्जा दिया जाता है, और यही डी एस टीचर अकेडमी का रूल है। ओके फ्रेंड्स, तो आप पे 3 चीज़ मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा आपके लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम।